Hello dear learner, मैं डॉक्टर सरिता चंद्रवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा विषय है जीवन की जैव रासायनिक उत्पत्ति, बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, ओपेरिन और हार्डेन का थ्योरी, कोएस्ट्रेट का फॉर्मेशन, प्राचीन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उद्भव या ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल, और अध्ययन करेंगे इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, प्रयोगात्मक प्रमाण। ऑब्जेक्टिव, इसके अंतर्गत देखेंगे हम जीवन की उत्पत्ति की अवधारणा को समझना, प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों का अध्ययन करना, रासायनिक विकास या केमिकल इवोल्यूशन की प्रक्रिया को समझना, मिलर उरे प्रयोग का विश्लेषण करना, कोएस्ट्रेट और प्रोटोसेल्स की भूमिका को समझना, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन करना, जैव विकास के संबंध स्थापित करना। अब देखते हैं इसकी प्रस्तावना। जीवन की उत्पत्ति का अत्यंत जटिल और रोचक विषय है, जिससे वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सदियों से आकर्षित किया है। पृथ्वी पर जीवन कैसे और कब उत्पन्न हुआ, यह प्रश्न हमेशा से मानव जिज्ञासा का केंद्र रहा है। जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से जैव रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत या बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ का सबसे अधिक स्वीकृति और वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की शुरुआत रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हुई, जो प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों से घटित हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि सरल अकार्बनिक अणु जैसे जल, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ क्रिया करके कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। समय के साथ इन कार्बनिक कंपाउंड या यौगिकों ने अधिक जटिल संरचनाएं बनाई, जिससे अंततः पहला जीवित तंत्र विकसित हुआ। ओपेरिन और हार्डेन के थ्योरी या सिद्धांत, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक विकास सिद्धांत। यह सिद्धांत अलेक्जेंडर ओपेरिन और जेबीएस हार्डेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे रासायनिक विकास या केमिकल इवोल्यूशन का सिद्धांत भी कहा जाता है। पहला, इसके अंतर्गत सिद्धांत का मूल विचार क्या था। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन अकार्बनिक पदार्थ से धीरे धीरे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विकसित हुआ है। दूसरा पॉइंट दिया गया इसमें, प्रारंभिक पृथ्वी की दशाएं किस तरह हुई। पृथ्वी का वातावरण का रिडक्शन था, जैसे इसमें गैस थी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प था। ऑक्सीजन का अभाव था। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से थे? बिजली, परावैद्युतिक किरण, ज्वालामुखी गतिविधियां। अब देखते हैं जीवन की जैव रासायनिक के क्रिया के अंतर्गत ये डायग्राम दिया गया है। इसमें देखिए डायग्राम से, प्रथम चरण में इस समय पृथ्वी अत्यंत गर्म, लगभग 5000 से 6000 सेल्सियस तापमान थी। इस समय हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि स्वतंत्र परमाणु अवस्था में थे, जो कि गुरुत्वाकर्षण तथा परमाणु भार के अनुसार 3 स्तरों लौह, निकिल, तांबा, जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि भारी धातुएं केंद्र में क्या थे? एकत्रित हुई थी। मध्य में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि आ गई, जबकि हाइड्रोजन, N2O2 तथा कार्बन के वायुमंडल बनाया। इसी में देखिए सरल यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ। N2O2H2 तथा कार्बन ने
आपस में तेजी से क्रिया की, जिसके फलस्वरूप जल, अमोनिया तथा मीथेन बने तथा स्वतंत्र O2 पूरी तरह से उपयोग में ली गई, जिससे वायुमंडल पूर्ण रूप से O2 विहीन हो गया। जल भी पूरी तरह वाष्प के साथ था। क्रियाएं इस प्रकार हुई कि अणुओं का निर्माण हुआ, जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई। तीसरा था इसी में कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने। पृथ्वी और ठंडी हुई तथा उसका तापमान 1000 से के आसपास आ गया था, अर्थात जल स्रोत उबलते हुए पानी के स्रोत थे, जिससे अत्यधिक क्रियाशील रेडिकल CH तथा CH आपस में क्रिया करके एसिटिल तथा एथेन में परिवर्तित हुए, जो कि बाद में एसिटिल्डिहाइड में परिवर्तित हुए। मीथेन का संघनन से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन व एसिटिलीन आदि संतृप्त व अतृप्त दोनों प्रकार के सरल हाइड्रोजन कार्बन का निर्माण हुआ, जिससे अतृप्त वाष्प के साथ क्रिया करके मेथिल एल्कोहल, एथेन एल्कोहल आदि तथा उसके ऑक्सी व हाइड्रोक्सी यौगिक बने। जैसे कि ये कंपाउंड से पता चला, ए एथेन, बी है एथिल एल्कोहल, सी है एसिटिक एसिड और डी है ग्लाइसिन। जीवन के उद्भव या प्रिमिटिव के अंतर्गत आदिकालीन पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ कार्बनिक कंपाउंड के अणु इस तरह पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसके चौथी चरण कौन से है। न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। जैसे जैसे रासायनिक क्रिया करके गतिशील रही पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों से परस्पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती है। इसके फलस्वरूप न्यूक्लियोप्रोटीन्स और अन्य दीर्घ अणुओं का निर्माण हुआ। कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन में एक विशेष गुण यह पाया गया कि इसके अणु समुद्र के जल में उपस्थित विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ से ठीक अपने जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करने लगे, अर्थात उसमें जनन संभव हो गया। हम सभी देखते हैं कि आजकल भी न्यूक्लियोप्रोटीन के अनुलिपीकरण की क्षमता होती है। डुप्लीकेशन के फलस्वरूप क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी और इसमें प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। समय समय पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के कारण न्यूक्लियोप्रोटीन में भी उत्परिवर्तन होने लगे, जिसके द्वारा न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण होने लगा। इसमें से कुछ प्रतिस्पर्धा भी अधिक अनुकूल सिद्ध हुए, अतः प्रतिलिपिकरण द्वारा इसकी संख्या में क्या हुआ, बार बार वृद्धि हो गई। कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन जो कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थे, नष्ट हो गए। नए बने हुए न्यूक्लियोप्रोटीन में कुछ और विशेष गुण विकसित हो गए और इस तरह से समूह में एकत्रित हो गए। प्रोटीन क्या हो गए, न्यूक्लियोप्रोटीन के ये समूह कार्बनिक अणुओं को शोषित करने में अन्य अणुओं की क्षमता अधिक सफल हुई। ये क्या है, डुप्लीकेशन का प्रयोग है। अब देखते हैं कोएस्ट्रेट का फॉर्मेशन या कोएस्ट्रेट का निर्माण कैसे हुआ। कोएस्ट्रेट जीवन की उत्पत्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे अलेक्जेंडर ओप्रिन ने प्रस्तुत किया था। यह ओप्रिन हार्डेन थ्योरी का एक प्रमुख भाग है। कोएस्ट्रेट क्या चीज है, अब देखते हैं हम लोग कोएस्ट्रेट क्या है। कोएस्ट्रेट सूक्ष्म या माइक्रोस्कोपी गोलाकार संरचना है, जो कार्बनिक अणु जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के एकत्रित से
बनती है। ये जीवित कोशिकाएं नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ जीवित जैसी विशेषताएं पाई जाती है। कोइसरेट के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, देखते हैं। कोइसरेट का निर्माण निम्न चरणों से होता है। पहला है कार्बनिक अणुओं का निर्माण। प्राचीन पृथ्वी के वातावरण में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जल वाष्प उपस्थित थे। ऊर्जा जैसे यूवी किरणें, बिजली के प्रभाव से ये मिलकर सरल कार्बनिक अणु बनाते हैं। उसी प्रकार इसमें देखते हैं जटिल अणुओं का भी निर्माण होता है। किसमें? कोइसरेट के निर्माण में। सरल अणु आपस में जुड़कर जटिल अणु बनाते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, प्रोटीन, शर्करा, पॉलीसेकेराइड, फैटी एसिड, लिपिड। अब देखते हैं इसी में ही कोलाइड घोल बनाना या कोलाइड घोल बनना। जब ये जटिल अणु जल में घुलते हैं तो कोलाइड घोल बनते हैं। कोइसरेट का निर्माण किस तरह से? जब कोलाइड का कण एकत्रित होकर अलग अलग बूंदों के रूप में विभाजित हो जाते हैं तो इसे कोवेक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया से कोइसरेट बनते हैं। कोइसरेट की संरचना कैसी होती है? बाहर एक अर्धपारगम्य या सेमी परमेबल कोइसरेट की संरचना देखते हैं हम। बाहर से एक अर्धपारगम्य परत होती है। अंदर कार्बनिक अणु का घना समूह होता है। ये जल में स्थिर रूप से तैरते रहते हैं। चौथा है कोइसरेट के गुण, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है? चयनात्मक या चयन सेलेक्ट अवशोषण। ये बाहरी पदार्थों को अंदर ले जा सकते हैं, जैसे पोषक तत्व। इसके अंतर्गत है ग्रोथ, वृद्धि। अधिक अणुओं के जुड़ने से उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसी प्रकार इसी में है ड्यूजन। बड़े होने पर ये छोटे भागों में विभाजित हो सकते हैं। चौथा इसमें एंजाइम जैसी क्रियाएं होती। कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं इसकी सतह पर हो सकती है। कोइसरेट निर्माण का ये डायग्राम है। देखिए इसमें दिया है एक्वस मीडियम कोइसरेट ड्रॉप्स। छोटा छोटा जो दिख रहा है वो कोइसरेट ड्रॉप है और ये एक्वा मीडिया है। जो खाली जगह दिख रहा है उसमें क्या है? एक्वा मीडियम भरा हुआ है और जो छोटी छोटी बूंद दिख रही है वो कोइसरेट ड्रॉप्स है। अब देखते हैं कोइसरेट का महत्व क्या है। यह प्रोटोसेल के रूप में कार्य करते हैं। जीवित कोशिकाओं के विकास का प्रारंभिक चरण माने जाते हैं। जीवन की उत्पत्ति को समझने में महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके सीमाएं या लिमिटेशन क्या है? इसमें डीएनए, आरएनए नहीं होता है। ये स्वयं प्रजनन नहीं कर सकते। पूर्णतः जीवित कोशिका नहीं पाए जाते। इसमें जीवित कोशिकाएं नहीं मिलती। किसमें? कोइसरेट में। अब देखते हैं प्राचीन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उद्भव या ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल। प्राचीन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उद्भव जीवन के प्रारंभिक रूप से जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत जीव विज्ञान में बायोजेनेसिस या जैविक उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन पृथ्वी पर रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के कारण पहले सरल रासायनिक यौगिकों के मिलकर जीवन के पहले रूप को जन्म दिया। प्रारंभिक पृथ्वी पर परिस्थितियां ऐसी थी कि यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व एकत्र हुए जो शुरुआती रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक थे। इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राथमिक अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड जैसे कार्बनिक अणु बन गए जो कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सूक्ष्म, सरल और बिना न्यूक्लियस के होती थी। इन कोशिकाओं के पास अपनी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए
आवश्यक संरचनाएं जैसे सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम होते थे। इन्हें अविकसित प्रोकैरियोट कहा जाता है और इसका जीवन का आदिम रूप माना जाता है, जिनसे बाद में सभी अन्य जीवन रूपों का विकास हुआ। प्राचीन प्रोकैरियोट कोशिकाएं उन पहले जीवन का रूपों का प्रतिनिधित्व करती है जो पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभ से समय अस्तित्व में थी। ये कोशिकाएं बहुत सरल होती थी और इसमें न्यूक्लियस तथा अन्य जटिल संरचनाओं का अभाव होता है। माना जाता है कि ये कोशिकाएं पृथ्वी पर पहली जीवित कोशिकाएं थी। कौन? प्राचीन प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल। अब देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कोशिका संरचना इसके कैसे थे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता है और इसका डीएनए एक सर्कुलर रूप में कोशिका के अंदर बिखरा हुआ रहता है। सेल वॉल कैसे रहता है? इसकी संरचना स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। इन कोशिकाओं में राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनने में सहायक होते हैं। प्लास्टिड नामक छोटे डीएनए अंश इन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो आनुवंशिक विविधता का कारण बनते हैं। इसका आवास कैसे रहता है? ये कोशिकाएं विभिन्न कठोर पर्यावरण परिस्थितियों में पाई जा सकती है, जैसे गर्म जल स्रोत, समुद्र के गहरे हिस्से और अत्यधिक एसिडिक स्थानों में। जीव विज्ञान की श्रेणी में प्राचीन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आमतौर पर दो प्रमुख श्रेणियों में बांटी गई है। पहला बैक्टीरिया, दूसरा है आर्किड। ये बैक्टीरिया क्या है? ये सामान्यतः प्रोकैरियोटिक होते थे और आज भी पाए जाते हैं। आर्किड से विशेष रूप से कई कठिन परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जैसे उच्च तापमान, अधिक लवणता और एसिडिक वातावरण में। ऊर्जा उत्पादन, ये कोशिकाएं ऑक्सीजन रहित एनरोबिक वातावरण में भी ऊर्जा प्राप्त कर सकती है और इनके लिए वे सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रासायनिक पदार्थ का उपयोग करती है। वृद्धि या जनन के लिए प्रोकैरियोटिक सेल बाइनरी फिशन द्वारा विभाजित करती है, जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित होती है। इसमें देखिए प्राचीन प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका का उद्भव, ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल का देखिए। प्रोसिस्टा, बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, न्यूक्लियस, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई। इस तरह से ये क्या है? प्रोकैरियोटिक्स इसमें दिया गया है, देखो, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोट्स। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस या प्रयोगात्मक प्रमाण। स्टेनल मिलर का प्रयोग। स्टेनल मिलर शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1952 में अपनी प्रयोगशाला में आज से 3 या 4 अरब वर्ष पूर्व उद्भव युग में पृथ्वी का विद्यमान परिस्थितियों को उत्पन्न कर जीवन के प्रिमिटिव के रहस्य को खोजने की महत्वपूर्ण योगदान है। प्रयोग का उद्देश्य क्या था? प्राचीन पृथ्वी या प्रिमिटिव अर्थ के वातावरण को प्रयोगशाला में बनाकर यह सिद्ध करना कि क्या सरल अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक यौगिक बन सकते हैं। प्रयोग की व्यवस्था, मिलर ने एक बंद कांच के उपकरण का उपयोग किया जिसमें गैसों का मिश्रण, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जल वाष्प और जल को गर्म किया गया। समुद्र और वातावरण बनने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया गया, बिजली का अनुकरण किया, फिर गैसों का लगातार क्या किया? सर्कुलेशन या चक्र में रखा गया। अब देखते हैं जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया कैसे हुई। आदिम पृथ्वी की व्यवस्था।
पृथ्वी का निर्माण लगभग 4 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन नहीं थे, जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जल वाष्प। ऊर्जा स्रोत क्या था? बिजली, पराबैंगनी किरणें, ज्वालामुखी। इसमें क्या है? सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। इन गैसों से सरल अणु बने। ऊर्जा के प्रभाव से रासायनिक प्रक्रियाएं हुई। इसका प्रयोग प्रमाण कौन था? मिलर उरे एक्सपेरिमेंट 1953 या 54 में किया। कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। अमीनो अम्ल, शर्करा, नाइट्रोजन बेस आदि। इन्हें जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। चौथा है जटिल अणुओं का निर्माण। जटिल अणुओं का निर्माण कैसे हुआ? छोटे अणु मिलकर बड़े अणु बने, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड। देखिए मिलर पूरे एक्सपेरिमेंट क्या है, इसमें दिया गया है। देखिए कनेक्शन ट्रैप यहाँ से दिया गया, उसमें ब्लोटिंग वाटर भरा गया, बॉइल वाटर भरा गया, गर्म पानी इसमें लोअर चेम्बर दिया। फिर ये वाष्प वाटर वेपर से इस तरह से यहाँ तक गया। फिर यहाँ पे क्या गया? 2 वाल्व पंप लगाया गया। इस तरह से इसमें ये कहाँ तक पहुंच गया? ये नल के पाइप जैसे ये फैला हुआ है। फिर एक स्पार्क डिस्चार्ज जो बिजली उत्पन्न करती है उसमें दिया। उसमें 2 सुई के आकार का दिया गया है। इलेक्ट्रोट्राइड किया इसमें। फिर गैस कौन कौन से बना इसमें? मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन। अपर चेम्बर में क्या हुआ? विथ रिप्रेजेंट एट एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का मतलब एटमॉस्फेयर उसमें था, किसमें? लोअर अपर चेम्बर में। इस तरह से देखिए कंडीशनर हुआ, वाटर ट्रैप हुआ, वाटर ऑर्गेनिक कम पाया गया। इसमें कनेक्ट ट्रैप। इस तरह से इसमें किसका सिद्धांत है? स्टेनर मिलर का प्रयोग की प्रक्रिया। पानी को गर्म करने पर जल वाष्प ऊपर गई, गैसों के साथ मिश्रित होकर स्पार्क क्षेत्र से गुजरी। ठंडा होने पर कंडीशन या संघनित होकर वापस नीचे आई। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही। परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों बाद फ्लास्क में भूरे रंग का द्रव्य बना, जिसमें अमीनो अम्ल, ग्लिसरीन, एलाइन, अन्य कार्बनिक यौगिक पाए गए। ये वही पदार्थ है जो प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इस तरह से जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से जैव रासायनिक या बायोकेमिकल उत्पत्ति का सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 से 4 अरब वर्ष पहले आदिम पृथ्वी की स्थितियों में रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप 1920 के दशक में अलेक्जेंडर ओपरिन और JBS हाल्डेन ने यह प्रस्तावित किया। रेफरेंस बुक इस तरह है, इसी बुक से लिया गया है और आप लोग भी इसी बुक से देख सकते हैं। धन्यवाद लर्नर। आज का हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ।